चैप्टर है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसमें पहला टॉपिक है अंग और अंगतंत्र। बहुकोषीय प्राणियों में उपयुक्त वर्णित ऊतक संगठित होकर अंग और अंगतंत्र की रचना करते हैं। बहुकोषीय प्राणियों में उपयुक्त वर्णित ऊतक संगठित होकर अंग और अंगतंत्र की रचना करते हैं। इस तरह का संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीव की सभी क्रियाओं को अधिक दक्षतापूर्वक एवं समन्वित रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। इस तरह का संगठन जो होता है, लाखों कोशिका द्वारा निर्मित जीव सभी क्रियाओं को अधिक दक्षतापूर्वक समन्वित रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं। शरीर का जो प्रमुख अंग होता है, एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतक से मिलकर बना होता है। उदाहरण, हृदय में चारों तरफ में ऊतक होते हैं। हृदय के चारों तरफ ऊतक होते हैं। उपकला, संयोजी, पेशीय तथा तंत्रिकीय ऊतक ध्यानपूर्वक अध्ययन के बाद हम यह देखते हैं कि उपकला, संयोजी, पेशीय तथा तंत्रिकीय ऊतक ध्यानपूर्वक अध्ययन के बाद हम यह देखते हैं कि अंग और अंगतंत्र की जटिलता निश्चित इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती हैं। अंग और अंगतंत्र की जटिलता जो होती हैं, एक निश्चित इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती हैं। अंग और अंगतंत्र की जटिलता जो होता है, एक निश्चित इंद्रिय गोचर को प्रवर्तित करता है। इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति एक विकासीय प्रवृत्ति कहलाती है। इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति जो होती हैं, एक विकासीय प्रवृत्ति कहलाती हैं। यहाँ पर आपको 3 जीवों के विभिन्न विकासीय स्तर के बारे में बताया गया है, जिसमें आपका शरीर और आकार की और संगठन की क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आकार की आपको जीवों के बाह्य संरचना तथा बाह्य दिखने वाले आकार तथा अध्ययन को करते हैं। पौधों का सूक्ष्म जीव संदर्भ में आकार की शब्द का वस्तुतः मतलब यहाँ यही है। प्राणियों के संबंध में आकारिकी का मतलब है शरीर के बाह्य अंग बनावट, शरीर के बाह्य भाग का अध्ययन। प्राणियों के संबंध में आकारिकी का मतलब है बाह्य अंग बनावट या शरीर के बाह्य भागों का अध्ययन करना। और प्राणियों में शरीर पारंपरिक मतलब आंतरिक अंगों की संरचना के अध्ययन से है। प्राणियों का जो शरीर होता है, पारंपरिक मतलब आंतरिक अंगों की संरचना के अध्ययन से है। आप केंचुआ, काकरोच और मेंढक के आकारिकी तथा शारीरिकी अध्ययन करेंगे, जो कशेरुकी तथा अकशेरुकी का क्रमशः प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है मेढक। मेढक के बारे में देख लेते हैं। मेढक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है। मेढक वह प्राणी है जो जल और धरती दोनों पर निवास करता है। कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग में संबंधित होता है। मेढक जो होता है, कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होता है। भारत में पाई जाने वाली मेढक की सामान्य जाति राना ट्रिगेना है। भारत में पाई जाने वाली मेढक की सामान्य जाति राना ट्रिगेना है। इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता है। शरीर का जो शरीर का ताप और वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता है। मेढक का जो शरीर होता है, उसका वातावरण ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी या अनियमतापी कहते हैं। मेढक के रंग को परिवर्तित होते हुए आपने अवश्य देखा होगा जिस समय ये घास तथा नम जमीन पर होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? उनमें से अपने शत्रुओं को छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है। शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है, जिसे छद्मावरण कहते हैं। इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रिया को अनुहरण कहते हैं। इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रिया को अनुहरण कहते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि मेढक शीत व ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते हैं।
मेढक क्या होते हैं, शीत और ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते हैं। इस अंतराल को सर्दी तथा गर्मी में अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढे में चले जाते हैं। सर्दी और गर्मी में अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढे में चले जाते हैं। मेढक जो होते हैं गर्मी और सर्दी में अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रमशः शीत निष्क्रियता व ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। ऐसे ये सर्दी तथा गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को शीत निष्क्रियता व ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। मेढक का बाह आकार की। क्या आपने कभी मेढक की त्वचा को छुआ है? मेढक की त्वचा श्लेष्म म्यूकस से ढकी होने के कारण चिकनी व फिसलनी होती है। मेढक की जो त्वचा होती है श्लेष्मा म्यूकस से ढकी होने के कारण मेढक की जो त्वचा होती है श्लेष्मा म्यूकस से ढकी होने के कारण चिकनी तथा फिसलनी होती है। इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है। इनकी जो त्वचा होती है सदैव आर्द्र रहती है। मेढक का ऊपरी सतह धानी हरे रंग की होती है। मेढक का ऊपरी सतह धानी हरे रंग का होता है जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं जबकि नीचे की सतह हल्की पीली होती है। नीचे की सतह जो होती है हल्की पीली होती है। मेढक कभी पानी नहीं पीता बल्कि त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है। मेढक का जो शरीर होता है सिर व धड़ में विभाजित होता है। मेढक का शरीर जो होता है सिर व धड़ में विभाजित होता है। पूँछ और गर्दन का अभाव होता है। मुख के ऊपर एक जोड़ी नसिका द्वार खुलते हैं। मुख के ऊपर एक जोड़ी नसिका द्वार खुलते हैं। आंखें बाहर की ओर निकली व निमेषपटल से ढकी होती हैं। ताकि जल के अंदर आँखों का बचाव हो सके। आँखों को दोनों ओर कान टिम्पैनम या कर्णपटह उपस्थित होते हैं। आँख के दोनों ओर कान टिम्पैनम या कर्णपटह उपस्थित होते हैं जो ध्वनि संकेत को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। जो ध्वनि संकेत मतलब सुनने के लिए ग्रहण करने का कार्य करता है। अग्र व पश्चपाद चलने फिरने टहलने गड्ढा बनाने का काम करता है। अग्र और आगे और पीछे का जो पश्चपाद होता है चलने और फिरने टहलने व गड्ढा बनाने का काम करता है। अग्रपाद में 4 अंगुलियां होती हैं। अग्रपाद में 4 अंगुलियां होती हैं जबकि पश्चपाद में 5 अंगुलियां होती हैं। अग्रपाद में 4 अंगुलियां होती हैं, पश्चपाद में 5 होती हैं तथा पश्चपाद लंबे व मांसल होते हैं। पश्चपाद जो होते हैं लंबे व मांसल होते हैं। पश्चपाद की झिल्ली युक्त अंगुली जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पश्चपाद की जो झिल्ली युक्त अंगुली जल में तैरने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेढक में लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है। नर मेढक में आवाज़ उत्पन्न करने वाले वाक् कोश के साथ साथ नर मेढक जो होता है उसमें आवाज़ उत्पन्न करने के लिए वाक् कोश के साथ साथ अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुनांग होते हैं। ये अंग मादा मेढक में नहीं मिलते हैं। ये अंग जो होते हैं मादा मेढक में नहीं होते हैं। जो नर मेढक में होते हैं वो मादा मेढक में नहीं मिलते हैं। पहला है। इसका दूसरा पॉइंट है आंतरिकी आकार की। बाह आकार की देख लिया, अब आंतरिकी आकार की देखेंगे मेढक का। तो मेढक की देह गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संचरण तंत्र, जनन तंत्र। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संचरण तंत्र, जनन तंत्र पूर्ण अच्छी तरह से परिवर्धित संरचनाओं पर कार्ययुक्त होते हैं। मेढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथि का बना होता है। मेढक का जो पाचन तंत्र होता है आहार नाल और आहार ग्रंथि का बना होता है। मेढक मांसाहारी होता है। अतः ये है मेढक की आंतरिक संरचना का चित्र।
आहार नाल लंबाई में छोटी होती है, इसका मुख गुहिका में खुलता है। आहार नाल जो होता है लंबाई में छोटी होती है, मुख गुहा में खुलता है, जो ग्रसनली से होते हुए ग्रसिका तक जाता है। जो ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाता है। ग्रसिका एक छोटी नली है जो अमाशय में खुलती है। ग्रसिका एक छोटी नली है जो अमाशय में खुलती है। अमाशय आगे चलकर आत्ममलाशय और अंत में अवस्कर द्वारा बाहर खुलता है। अमाशय आगे चलकर आत्ममलाशय और अंत में अवस्कर द्वारा बाहर खुलता है। इसका मुख गुहा द्वारा ग्रसनली में खुलता है। इसका मुख जो होता है मुख गुहा द्वारा ग्रसनी में खुलता है, जो ग्रसिका तक जाती है। यकृत पित्त रस स्रावित करता है। यकृत पित्त रस स्रावित करता है जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है। यकृत पित्त रस स्रावित करता है जो पित्ताशय में एकत्रित होता है। अग्न्याशय जो एक पाचन ग्रंथि है। जो अग्न्याशयी रस स्रावित करता है। अग्न्याशय एक पाचन ग्रंथि है जो अग्न्याशयी रस स्रावित करता है, जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं। अग्न्याशय जो एक पाचन तंत्र है जो अग्न्याशयी रस स्रावित करता है, जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं। मेढक अपनी द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है। मेढक जो होता है अपनी द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है। इसके भोजन का पाचन अमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रसों द्वारा होता है। इसके भोजन का जो पाचन होता है, मेढक के भोजन का जो पाचन होता है दीवारों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रसों द्वारा होता है। दीवारों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रसों द्वारा होता है। अर्धपाचित भोजन कायम कहलाता है। अमाशय से ग्रहणी में जाता है। अर्धपाचित भोजन कायम कहलाता है जो अमाशय से ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी पित्ताशय के पित्त और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त करती है। ग्रहणी पित्ताशय से पित्त और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त करती हैं। पित्त रस वसा तथा अग्न्याशयी रस कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करती हैं। पित्त रस वसा तथा अग्न्याशय रस कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करती हैं। पित्त रस वसा तथा अग्न्याशयी रस कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है। पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है। पाचन की जो अंतिम प्रक्रिया होती है आंत में होती है। पचित भोजन आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्मांकुरों द्वारा अवशोषित होती है। पचित जो भोजन होता है, जो पचने के बाद भोजन होता है, आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्मांकुर द्वारा अवशोषित होता है। अपचयित भोजन अवस्कर द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अपाचित भोजन जो होता है अवस्कर द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मेढक जल और थल दोनों स्थानों पर दो विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन करते हैं। मेढक क्या करते हैं? जल और थल दोनों स्थानों पर दो विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन कर सकते हैं। इसकी त्वचा एक जलीय श्वसनी में इसकी त्वचा जो होता है एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है। इसकी त्वचा जो होता है एक जलीय श्वसनांग का कार्य करता है। मेढक का जो त्वचा होता है एक जलीय श्वसनांग का कार्य करता है। इसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जल के बाहर का त्वचा मुख गुहा और फेफड़े वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करता है। जल के बाहर का त्वचा मुख गुहा और फेफड़े वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करता है। जल के बाहर त्वचा मुख गुहा और फेफड़े वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करता है। फेफड़े के द्वारा श्वसन फुफ्फुसी श्वसन कहलाता है। फेफड़े के द्वारा जो श्वसन होता है फुफ्फुसी श्वसन कहलाता है। फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैलीनुमा संरचना होती है। फेफड़ा कैसा होता है? एक लंबा और अंडाकार गुलाबी रंग का थैलीनुमा संरचना होता है जो देह गुहा के वक्षीय भाग में पाई जाती है। फेफड़ा जो होता है देह गुहा के वक्षीय भाग में पाई जाती है। वायु नासा छिद्रों से होकर मुख गुहा तथा फेफड़ों में पहुंचती है। वायु नासा छिद्र से होकर मुख गुहा और फेफड़ों में पहुंचती है। ग्रीष्म निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता के दौरान मेढक त्वचा में श्वसन होता है। ग्रीष्म निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता के दौरान मेढक त्वचा को श्वसन करते हैं। ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता के दौरान मेढक का त्वचा से श्वसन करते हैं। मेढक का परिसंचरण सुविकसित बंद प्रकार का होता है।
मेढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित बंद प्रकार का होता है। इसमें लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है। जो सुविकसित बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है उसमें लसिका और परिसंचरण भी पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीजनित अथवा विऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाते हैं। ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त जो होते हैं हृदय में मिश्रित हो जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय रक्त वाहिकाओं और रुधिर से मिलकर बनता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय रक्त वाहिका और रुधिर से मिलकर बनता है। लसिका तंत्र लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथिकाओं का बना होता है। लसिका तंत्र क्या होता है? लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथिकाओं का बना होता है। हृदय एक त्रिकोष्ठकीय मांसल संरचना है। हृदय क्या है? त्रिकोष्ठकीय मांसल संरचना है जो कि देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है। हृदय एक त्रिकोष्ठकीय मांसल संरचना है जो कि देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है। यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण पेरिकार्डियम द्वारा ढका रहता है। यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण पेरिकार्डियम द्वारा ढका रहता है। यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण पेरिकार्डियम द्वारा ढका रहता है। यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण पेरिकार्डियम द्वारा ढका रहता है। यह पतली पारदर्शी झिल्ली यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण पेरिकार्डियम द्वारा ढका रहता है। यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण पेरिकार्डियम द्वारा ढका रहता है। यह एक त्रिकोणीय संरचना है जिसे सीरा कोटर साइनस वेरोनस कहते हैं। यह एक त्रिकोष्ठकीय संरचना है जिसे सीरा कोटर साइनस वेरोनस कहते हैं। हृदय के दाहिने अलिंद से जुड़ा रहता है। हृदय के दाहिने अलिंद से जुड़ा होता है तथा महाशिराओं में रक्त प्राप्त करता है। हृदय की अधर सतह पर दाएं अलिंद के ऊपर एक थैलीनुमा रचना धमनी शंकु होता है। हृदय के अधर सतह पर दाएं अलिंद के ऊपर एक थैलीनुमा रचना धमनी शंकु होता है जिसमें निलय खुलता है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है। इसे धमनी तंत्र कहते हैं। शिराएं शरीर के विभिन्न भागों में रक्त एकत्रित कर हृदय में पहुंचाती हैं। शिराएं जो होती हैं शरीर के विभिन्न भाग में रक्त एकत्रित कर हृदय में पहुंचाती हैं। यह शिरा तंत्र कहलाता है। मेढक में विशेष संयोजी शिराएं यकृत तथा आंत के मध्य, वृक्क तथा शरीर के निचले भाग के मध्य पाई जाती हैं। मेढक में विशेष संयोजी शिराएं जो होती हैं यकृत तथा आंत के मध्य, वृक्क तथा शरीर के निचले भाग में मध्य में पाई जाती है। इन्हें क्रमशः यकृत निवाहिका तंत्र एवं वृक्कीय निवाहिका तंत्र कहते हैं। इसे क्रमशः यकृत निवाहिका तंत्र और वृक्कीय निवाहिका तंत्र कहते हैं। रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त जो होता है प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाएं, रक्ताणु तथा श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेताणु तथा पट्टिकाणु प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। लसिका रुधिर से भिन्न होता है। लसिका जो होता है रुधिर से भिन्न होता है। इसमें कुछ प्रोटीन व लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। परिसंचरण के दौरान रक्त पोषकों, गैस व जल को नियत स्थानों तक ले जाता है। परिसंचरण के दौरान रक्त पोषकों, गैस व जल को नियत स्थान तक ले जाता है। रुधिर परिसंचरण मांसल हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है। नाइट्रोजन अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। उत्सर्जी अंग में मुख्यतः
एक जोड़ी वृक्क मूत्रवाहिनी, अवस्कर द्वार तथा मूत्राशय होते हैं। उत्सर्जी अंग में मुख्यतः एक जोड़ी वृक्क मूत्रवाहिनी, अवस्कर द्वार तथा मूत्राशय होते हैं। ये गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं। देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरुकदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई मूत्रजनन नलिकाओं या वृक्काणुओं का अध्ययन बना होता है। नर मेढक में मूत्र नलिका वृक्क से मूत्रजनन नलिका के रूप में बाहर आती है। मूत्रवाहिनी अवस्कर द्वार में खुलती है। मादा मेढक में मूत्रवाहिनी अंडवाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती है। एक पतली दीवार वाला मूत्राशय भी मलाशय के अधर भाग पर स्थित होता है, जो कि अवस्कर से खुलता है। मेढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसलिए यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहते हैं। उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुँचते हैं। यहाँ पर ये अलग कर दिया जाता है और इनका उत्सर्जित कर दिया जाता है। नियंत्रण व समन्वय तंत्र मेढक में पूर्ण विकसित होता है। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां व तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। नियंत्रण व समन्वय तंत्र मेढक में पूर्ण विकसित होता है। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां और तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है, जिन्हें हार्मोन कहते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। मेढक की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां पीयूष, पिट्यूटरी, आवर्टू, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल काय, अग्न्याशय द्वीपिकाएं, अधिवृक्क और जनन, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, कपाली व मेरु तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी और परानुकंपी, सिंपैथिक व पैरासिम्पैथिक तंत्र का बना होता है। मस्तिष्क में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। मेढक की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां पीयूष, पिट्यूटरी, पराटू, थाइमस, पीनियल काय, अग्न्याशय द्वीपिकाएं, अधिवृक्क और जनन, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, कपाली व मेरु तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी और परानुकंपी, सिंपैथेटिक व पैरासिम्पैथेटिक तंत्र का बना होता है। मस्तिष्क में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। मस्तिष्क हड्डियां से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स अथवा कपाल के अंदर बंद हो जाता है। मस्तिष्क जो होती है हड्डियों मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में विभाजित हो जाती हैं। अग्र मस्तिष्क में घ्राणपालियां, जुड़वां, युग्मित, प्रमस्तिष्क, गोलार्ध और केवल एक अग्र मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क से होते हैं। मध्य मस्तिष्क एक जोड़ा दिक्पालियों का बना होता है। मध्य जो बीच का मस्तिष्क होता है एक जोड़ा दिक्पाली का बना होता है। पश्च मस्तिष्क अनुमस्तिष्क एवं मेड्यूला ऑब्लिगेंटा का बना होता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा जो होता है महारंध्र से निकलकर मेरुरज्जु में स्थित मेरुदंड से जुड़ा होता है। मेढक में विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, जैसे स्पर्श अंग, संवेदी पिप्पल। मेढक में संवेदी अंग जो होता है स्पर्श अंग, संवेदी
पिप्पल, स्वाद अंग, स्वाद कलिका, गंध नसिका उपकला, दृष्टि नेत्र व श्रवण कर्ण पटह और आंतरिक कर्ण। इन सब में आँखें और आंतरिक कर्ण सुव्यवस्थित होते हैं और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं। केवल तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं। मेढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढा में स्थित होता है। मेढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढों में स्थित होता है। ये साधारण नेत्र होते हैं। मेढक में बाह्यकर्ण अनुपस्थित होते हैं। केवल कर्णपटह की बाहर से दिखाई देता है। ये कर्ण एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का काम भी करता है। मेढक में मादा तथा नर जननांग अलग एवं पूर्ण सुव्यवस्थित होते हैं। नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाशय वृषण होता है जो वृक्क के ऊपरी भाग में पेरिटोनियल के दोहरी वलय मेजाकेर्मियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। शुक्रवाहिका संख्या में 10 से 12 होती है जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर वृक्क में धंस जाती है। वृक्क में ये विडार नाल में खुलती हैं जो अंत में मूत्रवाहिनी में खुलती हैं। अब मूत्रवाहिनी मूत्रजनन वाहिनी कहलाती है। मूत्रवाहिनी जो होती है मूत्रजनन वाहिनी कहलाती है जो वृक्क से बाहर आकर अवस्कर में खुलती हैं। अवस्कर एक छोटा मध्यकक्ष होता है जो कि उत्सर्जी पदार्थ मूत्र तथा शुक्राणुओं से बाहर भेजने का कार्य करता है। मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होती हैं लेकिन इनका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। एक जोड़ी अंडवाहिनी अवस्कर में अलग अलग खुलती हैं। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। इनमें बाह्य निषेचन पानी में होता है। भ्रूण परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है। लार्वा टैडपोल कहलाता है। मेढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है। मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है। यह कीट को खाता है और इस तरह फसलों को रक्षा करता है। मेढक वातावरण संतुलन बनाए रखते हैं क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र की एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की एक कड़ी है। कुछ देशों में मांसलपाद मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें यह है नर जनन तंत्र, पहला नर जनन तंत्र, यह है मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में ये वृषण हैं और ये अधिवृक्क ग्रंथि हैं। यहाँ से मल्लाशय है, ये मूत्राशय, फिर ये अवस्कर द्वार है, फिर ये अवस्कर है, ये वसा का शरीर दिया है, विडरनाल, वृक्क, यहाँ वृक्क, जनन मूत्रवाहिनी। और ये मादा वाला देख लेते हैं। मादा में ऊपर की तरफ है अंडवाहिनी, फिर अंडाशय, अंडा, फिर मूत्रवाहिनी। यहाँ है मूत्रवाहिनी, ये है अवस्कर द्वार, मूत्राशय, यहाँ से मूत्राशय है।